Hello, dear all. Welcome to our YouTube portal Structures Are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss a new topic of limit state method, that is assumptions of limit state method in the analysis of flexural member, that is bending. Okay. सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग सॉरी हर एक छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग स्टार जहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार मार्क कीजिएगा और स्टार मार्क करके रखिएगा और बाद में हमको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाय विच आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज एंड मेक अ सेपरेट वीडियोज ऑफ दैट टॉपिक्स, जिसमें कि आप लोगों को इन विच यू पीपल आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. अभी तक हम लोग बेसिक्स देखे थे, आज हम लोग एजम्पशंस स्टार्ट करने वाले हैं. ये एजम्पशंस आप लोग एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और वो यहाँ क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है IS 456/2000. ये कहाँ मिलेगा, एजम्पशंस इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल, ये आपको मिलेगा. ये आपको कहाँ मिलेगा, एजम्पशंस क्लॉज 38 है ना, क्लॉज 38 कहाँ मिलेगा, क्लॉज 38. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. द फर्स्ट इन previous video when we are going to discuss WSM method, at that time also we have discussed the assumptions by which we are going to by which we are going to proceed the philosophies and analysis of flexural member by WSM method. So आज हम लोग start कर रहे हैं limit state methods का assumption. The first assumption is plane section. First assumption is plane section normal to the axis remain plane after bending. फ्लेक्सर का मतलब ही होता है बेंडिंग. फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग होता है. आपको पता था दो तरह का लिमिट स्टेट था. पहला लिमिट स्टेट क्या था, पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स था. क्या था, पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स था. कोलैप्स, इसी को लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोलते थे. इसमें 4 पैरामीटर्स था. इसमें 4 पैरामीटर्स था. कौन कौन सा पैरामीटर्स था, पहला था, सबसे पहला जो था वो यही था, फ्लेक्सर. दूसरा था कॉम्प्रेशन. तीसरा था शियर. और चौथा क्या था, बताओ जल्दी बताओ, टॉर्सन, है ना. और ये तो पहला हो गया. और दूसरा लिमिट स्टेट जो था, दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इसमें भी बहुत सारा था, लेकिन मेन जो था वो था पहला डिफ्लेक्शन, दूसरा क्रैकिंग, तीसरा वाइब्रेशन, चौथा फायर रेजिस्टेंस ETC. करेक्ट. सो ये था. तो हम लोग अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो एजम्पशन समझ रहे हैं फ्लेक्सर मेंबर का, है ना. सो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू दी एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग. मतलब क्या हो गया कि दिस शोज द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो दिख जो रहा है, ये आपको दिख रहा है, दैट इज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या चीज शो किया, ये शो किया आपको स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, इस कर्व को, है ना. ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत टाइम पूछता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन इवन एंड आफ्टर बेंडिंग शोज व्हाट. तो बहुत आदमी मार देता है सेक्शन के बारे में, बहुत आदमी स्ट्रेस के बारे में मार देता है. स्ट्रेस नहीं, ऑलवेज होगा क्या, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है. किसको, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है. करेक्ट. ओके, नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर. एट द आउटरमोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर, ये कॉम्प्रेशन है, ये क्या है, compression. Outermost compression fiber is taken as 0.0035. You can see here that this is a section, I have taken a section having overall dimension is B and capital D. You are getting my point. Now D is the effective depth, small d is the effective depth. Why? Because it is the top depth between top fiber to the center of tensile reinforcement. Okay, and here this is effective cover. हम लोग effective cover, clear cover को समझे थे. clear to clear distance between
reinforcement to any fiber is called clear distance and इफेक्टिव डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट से बॉटम फाइबर के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर, है ना। क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर क्लियर हो गया। ओके, अब देखो तो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, स्ट्रेन का भी वैल्यू 0 हो गया, है ना, दिख रहा है आपको। तो अब देखो ये चूंकि न्यूट्रल एक्सिस दो पोर्शन को सब डिवाइड करते हैं, एक कंप्रेशन को एक टेंशन को, ये तो पता होगा। तो कंप्रेशन के ऊपर जो जोन बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम अगर जूम कर दें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, मैं क्या कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। तो क्या बोला, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है दैट इज ECU। ECU मींस स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। यू कैन सी दिस इज कंप्रेशन जोन एंड दिस वन इज टेंशन जोन। सो इस जोन में कितना हो रहा है, स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम आउटर मोस्ट कंप्रेशन स्ट्रेन कितना जनरेट हो रहा है, 0.005। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लाइक SSC JEE ETC। ओके ओके, नाउ थर्ड एजम्पशन क्या बोला, थर्ड एजम्पशन बोला द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक एज शोन इन फिगर। कैसे पैराबोलिक हो रहा है, तो देखो पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, है ना। तो इस फिगर को जूम कर लेते हैं, इस फिगर को क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, करेक्ट। ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, है ना, कंक्रीट। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हो गया ये 0.002, ये क्या है, ये आपको पता है कि 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस होता है ना, वही है। ओके, सो देखो यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू है 0.001, 0.002, 0.003, 0.0035, है ना। सो अब देखो यहाँ तक जो आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये जो नेचर ऑफ कर्व है, ये क्या है, ये नेचर ऑफ कर्व जो है, ये नेचर ऑफ कर्व क्या है, पैराबोलिक है। यू कैन सी ये भी कर्व इससे पता चल रहा है, ये भी कर्व इससे पता चल रहा है, और ये भी ये जो कर्व है ये इससे पता चल रहा है। तीनों क्या है, कौन सा कर्व है, पैराबोलिक है ना। अब तीनों का अलग अलग मीनिंग समझ लेते हैं। आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब में जो हम लोग टेस्ट करते हैं, वहां से जो रिजल्ट आता है दैट इज FCK। FCK मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, FCK मींस कैरेक्टरिस्टिक strength of concrete, strength of what, concrete, correct। now these FCK is available in table number 2 of IS code। कौन सा टेबल में, टेबल नंबर 2 of what, IS 456 2000, करेक्ट। क्लियर है ना। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपको समझना है। तो ये आपके FC के वैल्यू, और वैसे भी आपको पता हो, जैसे मान के चलो M20 है, M25 है, M30 है। तो ये जो M सिग्निफाई कर रहा है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये जो M सिग्निफाई कर रहा है, ये M जितना भी M सिग्निफाई कर रहा है, दिस सिग्निफाई मिक्स मीन्स व्हाट, कॉन्क्रीट मिक्स, concrete mix। You are getting my point। now this numeric data shows FCK characteristic। ये कितने दिन पे होता है, तो आपको पता है at 28 days strength, है ना, करेक्ट। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा, पहला कर्व हो गया FCK दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। दूसरा क्या हो, आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, वो जो वैल्यू होता है वो 0.67 FCK होता है। ये मैं बताया भी था कि ये क्यों होता है, इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिएगा जब हम लोग लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट के बारे में समझ रहे थे। उसके बाद फिर डिजाइन। अब आपको पता है कि डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग लास्ट डे पढ़े भी थे, अभी कंफ्यूजन अगर होगा आपको तो आप देख सकते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े भी थे। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या पढ़े थे,
जो भी स्ट्रेंथ रहता है एफसी के उसको हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आप देख लो, क्या देखोगे, ये कैसे आया, क्या देखोगे, ये कैसे आया, तो ये आया आपको 0.67 जो मेरा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, उसको अगर हम गामा एम, तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ डी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिजाइन स्ट्रेस आएगा ना, डिजाइन स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे गामा कंक्रीट के लिए कितना है, 1.5 है। तो देखो 1.5 यहाँ पे यूज है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू लाइक 0. इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट द वैल्यू लाइक 0.446 एफसी के, है ना, एफसी के, करेक्ट, ओके। अब मेरा अगला एजम्पशन क्या है, 3 एजम्पशन हो गया। अगला एजम्पशन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड, मतलब कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इग्नोर हो जाता है, मतलब आपको पता है कंक्रीट टेंसाइल फोर्स को नहीं लेता है ना, बहुत नेग्लिजिबल लेता है, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगला 5वां एजम्पशन क्या है, 5वां, द स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट आर टेकन फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन फिगर एज सोन इन फिगर। अब देख लो, है ना, इस तरह से ये फिगर दिख रहा होगा आपको, सेम इस तरह से ये माइल्ड स्टील का मैंने बनाया है अभी, है ना, इस तरह से। फिर मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे देखना था तो फिर मेरा क्या होता, एफ वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। आपको पता था कि स्टील के टर्म में हम लोग यील्ड वैल्यू लेते हैं और कंक्रीट के टर्म में हम लोग अल्टीमेट वैल्यू लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको गामा एम से डिवाइड कर देंगे, तो एफ वाई और गामा एम मेरा क्या 1.15 है, तो यू विल गेट अ वैल्यू लाइक 0.87 एफ वाई, वेयर एफ वाई इज दी यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है, ये एफ वाई जो है मेरा, एफ वाई मेरा क्या हो गया, बताओ जल्दी बताओ, एफ वाई मेरा हो गया, ये जो एफ वाई है इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं है, ओके। अब आप देख लो, अब यहां से हो गया, यहां से जैसे ही हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि मेरा ये वैल्यू आया, अब आपको पता है कि स्टील आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जैसे कंक्रीट का भी M20 M50 स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है ना, वैसे ही स्टील भी होता है। स्टील क्या क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है, स्टील क्या क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील मतलब Fe 250, है ना, Fe 250 क्या होता है, Fe 250। देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमको डिजाइन स्ट्रेंथ था, हमको पता ही है, यहाँ पे 250 रखते तो यू विल गेट 217.5 MPa, और MPa वी कैन से MPa इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल, इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यू। अब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ Fe250 इज हाउ मच, तो यू कैन इजिली फाइंड, कैसे फाइंड आउट करोगे, 0.87 Fy। अब आपको पता ही है, अब आपको पता है ग्रेडिंग कैसे होता है, ग्रेडिंग अगेन अगेन अगर आपको देखना है तो देखिए, अगेन अगर आपको देखना है तो Fe 250, Fe 415, Fe 500। अब आपको पता है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू अगेन अगेन सेम, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये मेरा क्या आता है, यील्ड स्ट्रेंथ देता है ना, और ये जो है वी कैन से, ये जो है ये मेरा क्या देता है, ये स्टील को शो करता है ना, स्टील के पैरामीटर्स को शो करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग 450 ग्रेड के लिए इतना हुआ और 500 ग्रेड के लिए इतना हुआ, करेक्ट। अब मेरा लास्ट एजम्पशन क्या है, लास्ट एजम्पशन क्या है मेरा, बताओ जल्दी बताओ, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन Fy बाय 1.15 ES प्लस 0.002। ये कहाँ पे दिया गया सर, इसको तो लिख दिए लेकिन आप कहाँ लिखे, तो इसको देख लो, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये ऐसे है, लेकिन सर आप तो बोले क्या कि जो ESU जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, Fy बाय 1.15 ES प्लस 0.002। तो सर ये कहाँ से आ गया, आपके मन में क्वेश्चन हुआ, कोड में दिया सर ये आया कहाँ से, उसका एविडेंस क्या है, तो एविडेंस देखिए, एविडेंस क्या है, चूंकि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं ना, तो डिजाइन कर रहे हैं तो एक एक पैरामीटर्स को हम लोग इजी से समझेंगे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, आपको पता होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ से आपको सिग्मा इक्वल्स टू
ई इंटू एप्सिलन आया कि नहीं आया? और अगर आपको एप्सिलन निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा बाई ई करोगे कि नहीं करोगे? यस सर बिल्कुल करेंगे। और चूंकि ई क्या है, मेरा स्टील है ना, तो इसीलिए यहाँ पे, और सिग्मा मेरा एफ वाई है, तो ये डाल दिए। अब सर लेकिन बात आ रही है 1.15 क्या है, तो यही तो मेरा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ऑफ स्टील, है कि नहीं है? डिजाइन कर इसीलिए डिवाइड किए। तब सर ये क्यों आया, तो ये आपको पता है कि 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन होता है, इसीलिए हम लोग को इसको लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतना गैप तो बच जाता है। आपको मैं बताया था ना प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पता हो तो प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। अगर कोई बॉडी को खींचिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा तो वो अपना शेप रिगेन करने का कोशिश करेगा, लेकिन कुछ उसमें स्ट्रेन जो है जनरेट ही रह जाता है, स्ट्रेन एज इट इज रह जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, एज इट इज रह गया, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका कुछ स्ट्रेन वहां पे स्टोर्ड ही रह जाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस, तो इसीलिए ये वैल्यू एज इट इज रहेगा, है ना। क्लियर हो गया मेरा यहाँ पे? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये चीज को डिस्कस किए थे, तो ये चीज को हम लोग डिस्कस किए थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, है ना, कर्व फॉर कंक्रीट। और ये आपको एग्जाम में भी पूछ देता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट ऑन दी शो डाउन दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील एंड कंक्रीट सेपरेटली। ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पूछ देगा, है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछ देता है ना। ओके, सो इसको आप देखिए, सेम प्लॉट हम लोग यहाँ पे किए, कहाँ पे किए बताओ, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0.22% यहाँ पे आ रहा है कि नहीं वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ तक, तो यहाँ तक वैल्यू क्या था, स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा जो वैल्यू है वो पैराबोलिक हो गया, करेक्ट। ओके, करेक्ट है। अब हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखिएगा ये एजम्पशंस भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर भूलिएगा तो कौन सा सेक्शन में जाइएगा, 38, कौन सा सेक्शन में जाइएगा, आई एस, कौन से सेक्शन में जाइएगा बताओ, जल्दी बताओ, आई एस 4, आई एस क्या चीज, 4, 5, 6, 2000 के किस सेक्शन में मिलेगा बताओ, जल्दी बताओ, किस सेक्शन में मिलेगा बताओ। वी कैन से अगेन आई एस 4, 5, 6, 2000 का क्लॉज नंबर 38, क्लॉज नंबर 38 में मिलेगा। और एलएसएम कहाँ पे मिलेगा, लिमिट स्टेट का थ्योरी कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 5 में। किस में मिलेगा, सेक्शन 5 में। तो इसको ध्यान पे रखिए, हर एक लिमिट स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 5 में आपको मिलेगा, राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब नया चीज, दैट इज एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बाय एलएसएम और एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सर मेंबर बाय एलएसएम। वी कैन से सिंगली रिइंफोर्स्ड, मुझे बताना नहीं, फिर से रिपीट नहीं करना, फिर भी अगर आप लोग चाह रहे हो तो हम एक बार छोटा सा सिंपल बात बता देते हैं कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इसलिए सिंगली होता है बिकॉज reinforcement is provided in one direction। ये कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ है, ये स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है ना। और ये जो है ये आपका डी डैश जो है, डी डैश हो गया इफेक्टिव कवर, क्या हो गया, इफेक्टिव कवर, है ना, ये बार बार मैंने बताऊंगा। अब मेरा क्या हो, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस मतलब स्ट्रेस का वैल्यू 0, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट दो जोन में कन्वर्ट कर देता है, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन, नीचे वाला टेंशन। टेंशन इसलिए होता है बिकॉज द स्टील, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टील इन दैट जोन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेंशन जोन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, अब मेरा क्या है, अब मेरा क्या है, देखो स्ट्रेन कर्व जैसा कि एजम्पशंस दिया था कि द आउटरमोस्ट फाइबर ऑफ स्ट्रेन इन आउटरमोस्ट कंप्रेशन जोन इज 0.005 एज इट इज, मैंने रख दिया। फिर स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.002, दैट इज प्रूफ स्ट्रेन, है ना। और यहाँ पे स्ट्रेन इन टेंशन इन्फोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 0.87 FY बाय 0.87 FY बाय ES प्लस 0.002, है ना। तो देख लो यहाँ पे ये है वैल्यू, है कि नहीं है, ये भी वैल्यू है, जैसे वैल्यू था मैंने वैसे ही रख दिया। अब उसके बाद क्या बोला कि कंक्रीट, द स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट इज पैराबोलिक, तो पैराबोलिक अप टू, पैराबोलिक अप टू, देखो पैराबोलिक है कि नहीं है यहाँ पे, तो यस सर बिल्कुल है, यहाँ तक पैराबोलिक, उसके बाद रेक्टेंगल है ना, उसके बाद रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल है कि नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अब ये वैल्यू कहाँ से आया सर, ये वैल्यू आपने कहाँ से लिख दिया, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये वैल्यू है एफ सी के। एफ सी के को अगर 1.5 से डिवाइड करोगे,
FCK को, तो FCK तो लोगे नहीं, चूंकि आप लोग स्ट्रक्चर में देते हो तो ये वैल्यू देते हो, ये वैल्यू दोगे तो आपको 0.446 FCK आ जाएगा, है ना, आ जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे है। तो हर एक चीज का मैं फ्रेम आउट कर रहा हूँ, और ये आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या कन्फ्यूजन होगा, हमको पता है आपको क्या कन्फ्यूजन होगा कि सर ये यहाँ से 3/7 और 4/7 कैसे आ गया, आपने ये 3/7 और 4/7 कैसे लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये कैसे लिख दिया, ये कहाँ से है, ये मुझे नहीं पता है। तो बने रहिएगा, मैं हर एक चीज को क्लियर करूंगा एकदम। सो देखिए, पहले हम लोग उसी 3/4 और 4/7 को 3/7 और 4/7 को क्लियर कर रहे हैं। सो मान के चलिए ये डायग्राम मैं दिखला रहा हूँ, इस सिमिलर ट्रायंगल को आप देखो, इस सिमिलर ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे शो किया है, जैसे एज इट इज मैंने शो किया है। अगर मेरा ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है, देखो एक ट्रायंगल यहाँ है और दूसरा ट्रायंगल मेरा कहाँ है बताओ, सेम पैरामीटर है, और दूसरा ट्रायंगल मेरा यहाँ है कि नहीं है। तो पहला ट्रायंगल के लिए लेंगे, मतलब इसके लिए लेंगे तो ये कितना है 0.0035, और ये वैल्यू क्या है XU, मतलब XU हम लोग नोटेशन दिए हैं। तो XU अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला को किससे डिवाइड करेंगे, ये मान के चलिए 002 है और इसका वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसको मान लो वॉट, तो यहाँ पे वॉट वैल्यू रख दिए, तो वाट का वैल्यू फिर क्या आ गया, वाट का वैल्यू क्या आया बताओ, जल्दी बताओ, वाट का वैल्यू आ गया, वाट को अगर इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वाट को अगर इधर लेके जाओगे पलट दोगे, वाट बाई 0.002 क्या करोगे बताओ, वाट डिवाइडेड बाई 0.002 इक्वल्स टू XU डिवाइडेड बाई 0.0035 करोगे कि नहीं। अब यहाँ से वाट का वैल्यू निकल जाएगा, वाट का वैल्यू यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गया 4/7। अब वाट कहाँ पे रखे हो, तो वाट तो मेरा यही था ना सर, यही था ना मेरा वाट, तो इसीलिए यहाँ 4/7 और 4/7 आ गया, तो 1 - 4/7, सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ 3/7 XU, करेक्ट। इसको भी हम लोग XU के टर्म में लिखेंगे। तो ये कहाँ से आ गया पता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मैं हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। सो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन कितना हो जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन 0 हो जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, स्ट्रेन 0 हो जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेन इज 0, है ना। फिर उसके बाद मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट एट एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर दैट इज 0.0035 है कि नहीं है। और अगला है कि स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.67 FCK, वहाँ पे मेरा स्ट्रेन कितना हो रहा है 0.002, कितना हो रहा है 0.002 हो रहा है, क्लियर है। एक्चुअली लाइट नहीं आ रहा था तो मैं सोचा कि इसको कर ही दूँ तो बेटर रहेगा, चलिए क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा और टेंशन रिइंफोर्समेंट जहाँ पे वहाँ पे स्ट्रेन ये जनरेट होगा, ये तो पता है, ये कहाँ से आया ये भी पता है आपको, ये आया आपको कहाँ से आया FY/1.15 मतलब गामा MS का वैल्यू डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002, करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाता है, बताओ जल्दी बताओ, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस का वैल्यू अगेन क्या होता है आपको पता ही होगा, मैं बार बार बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाता है, तभी तो कंप्रेशन और टेंशन में डिवाइड होता है ये, ओके। अब आप देख लो, तो न्यूट्रल एक्सिस पे 0 स्ट्रेस है 0.002 पे मेरा स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो गया, स्ट्रेस का वैल्यू 0.006 हो गया, कितना हो गया 0.006, यहाँ तक है ना, सेम है, ओके। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा फिर क्या बोल रहा है, स्ट्रेस एस एक्सट्रीम फाइबर मतलब एक्सट्रीम फाइबर पे भी उतना ही है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस concrete is assumed to be cracked and maximum stress in steel equals to वो क्या हो जाए, स्ट्रेस इन स्टील इक्वल्स टू आपको पता है स्ट्रेस क्या हो जाए 0.87 FY, और ये कैसे आता है, तो ये सर आता है कैसे सर बता, ये भी बता ही दीजिए, ओके लो बता देते हैं, 1.15 से डिवाइड करो तो दिस इज 0.87 FY, करेक्ट।
इसको अभी ध्यान पे नहीं दो, ये क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। ये चूंकि फोर्स है, ये चूंकि क्या है, फोर्स है, ये जो टी जो दिख रहा है ये फोर्स है। तो फोर्स स्ट्रेस तो आपको पता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी बाई ए होता है। अगर आप फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ करोगे कि नहीं, तभी तो मेरा ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 0.87 तो मेरा स्ट्रेस आ ही गया था, इसको हम लोग एरिया तो पता ही है ए एस टी, इससे मल्टीप्लाई करते आपको टेंसाइल फोर्स आ गया। कितना कितना आया टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स आ गया 0.87 FY। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और सिमिलरली कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पे हमको निकालना है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या पता है, हम लोग को ऑब्वियसली यहाँ का एरिया निकालना पड़ेगा, सी यू का स्ट्रेस तो पता है हमको, उसका एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी विल इजीली गेट, बिकॉज यहाँ पे दो एरिया जनरेट हो रहा है, एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है ना, एक एरिया ये है दूसरा एरिया मेरा ये है, एक एरिया ऐसे है ना, और दूसरा एरिया मेरा ऐसे है, करेक्ट। सो अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स आपको दिख रहा होगा सेम, इसको इस ये वाला पार्ट जो है इसको एज इट इज हम लोग नोट कर लिए, एज इट इज नोट कर लिए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर जैसे है। यहाँ पे स्ट्रेस का भी वैल्यू आपको पता था, क्या पता था, स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे जीरो था ना। अब आप देख लो यहाँ पे एज इट इज है, एज इट इज है, दिख रहा है कि नहीं है एज इट इज, है कि नहीं। इसी चीज को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, है ना, इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में होगा सर ये सब तो चीज ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ गया अब नया टर्म 0.36। तो यही मैं बता रहा था कि C इक्वल्स टू एरिया टोटल कैलकुलेट कर लो, एरिया टोटल कैलकुलेट करो तो वही तो मेरा फोर्स हो जाएगा, है ना। तो देखो एरिया को कैलकुलेट कर लिए, तो ये चूंकि इतना दूर कौन सा एरिया है, इतना दूर कौन सा एरिया है बताओ, इतना दूर जो है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बी इंटू एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी। तो एल मेरा क्या है 0.446 FCK, और एरिया मेरा क्या है, एरिया मेरा क्या है, चूंकि विड्थ तो इसका बी है ना, देख लो यहाँ पे देखो विड्थ तो इसका बी है ना, विड्थ तो इसका बी है ना। तो बी को हम क्या करेंगे, इससे इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी है यहाँ तक बी है, एरिया क्या हो गया बताओ, ये तो स्ट्रेस हो गया, ये तो वैल्यू स्ट्रेस है ना। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर बी इंटू एक्स से, बिकॉज हम इस जोन को कंसिडर कर रहे हैं ना, बस इस जोन को कंसिडर कर रहे हैं, तो बी इंटू एक्स से, करेक्ट, ओके। सो अब आप देख लो ये क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ, बी इंटू है ना, बी इंटू 0.42 XU। 0.42 XU क्यों हुआ, बिकॉज क्यों हुआ, ये चूंकि 0.428 होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यार, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या है 3/7 XU, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कि नहीं, और दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.428 XU, करेक्ट, करेक्ट है। अब दूसरा मेरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पैराबोलिक आ गया सेक्शन, ऐसे ऊपर वाला हो गया कैलकुलेट, अब ऐसे आ गया, तो इसका एरिया होता है 2/3 B इंटू एच होता है ना। तो हमको स्ट्रेस फोर्स निकालना था, हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस तो पता है, उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करना, तो एरिया तो मेरा यही है। अब आप देख लो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका हो गया 4/7 XU, और 4/7 XU इज इक्विवेलेंट टू 0.572 XU, कितना हो 0.572 XU। तो देख लो यहाँ पे एज इट इज है 57 XU, तो यहाँ पे कैलकुलेट किए तो ये मेरा फोर्स आ गया, करेक्ट। अब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो ऑब्वियसली आपको दो एरिया है, आपको पता है डेप्थ निकालना है, तो डेप्थ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा। थोड़ा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्थ निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, अरे RCC थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो गया, उसके लिए बिकॉज जॉयस्टिक जो है गलत जगह पे टिक आउट हो गया। अब आपको पता है कि एरिया कौन कौन सा है, एरिया कौन कौन सा है, एक एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है ना, देख लो पहला एरिया मेरा ये है, दूसरा एरिया मेरा ये है ना, दूसरा एरिया मेरा ये है, तब मेरा क्या हो गया, दो एरिया है, तो आपको CG पता है, CG कैसे निकलता है, CG निकलता है A1Y1 प्लस A2, सेम ऐसे ही करके मेरा वैल्यू जो आ गया 0.418 है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.2। मतलब वो जो फोर्स जो ये जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, ये कितना डिस्टेंस फ्रॉम टॉप 0.42 डिस्टेंस पे
एक्स यू का 0.42 एक्स यू डिस्टेंस पे वो एक्ट कर रहा है, और फ्रॉम बॉटम से 1 में से घटा दो 0.42 को एक्स यू को, मतलब 1 मतलब एक्स यू को, तो 0.58 एक्स यू हो जाएगा। करेक्ट। ओके, अब मेरा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ देख लो। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ देखो, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकलेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जैसे हम लोग उसमें भी निकालते थे ना, एक्स निकालते थे ना, ऐसे ही इसमें एक्स यू है, जो कि लिमिटिंग है तो इसीलिए यू यहाँ पे मेंशन है ना। तो यहाँ पे आपको पता है टोटल कंप्रेशन इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे। टोटल कंप्रेशन इक्वल्स टू टोटल टेंशन, मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टोटल टेंशन फोर्स, है ना। करेक्ट है। तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मेरा ये आ रहा है। अब आपको कंफ्यूजन होगा सर कैसे आ रहा है, तो आप देख लो यहाँ पे यही आ रहा है 0.36 एफसी के 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और 0.87 एफ वाई ए एस टी, टेंशन इतना ही आ रहा है, देख लो टेंशन इतना ही आ रहा है, देख लो आ रहा है, इतना ही आ रहा है। ओके, दोनों को इक्वेट कर दिए तो मेरा एक्स यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट किए तो मेरा एक्स यू का वैल्यू क्या हो गया, एक्स यू का वैल्यू ये आ गया, है ना। एक्स यू का वैल्यू ये आ गया। अब एक्स यू का वैल्यू ये आया, मतलब एक्स यू बाई डी, अगर हम डी यहाँ पे एक्स यू का वैल्यू ये आया पहले, है ना, ऊपर में बाद वाला टर्म को लिख दिए हैं, एक्स यू का वैल्यू ये आया, देख लो यहाँ से देखोगे, यहाँ से जैसे ही देखोगे तो इसको अगर एक्स यू निकालोगे, मतलब इस पार्ट को निकालोगे तो क्या करोगे, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा इसके बट्टा में, तो एज इट इज़ है ना, एज इट इज़ है। अब अगर इसके बट्टा में डी दोगे तो यहाँ पे भी डी देना पड़ेगा। अब मान के चलो इसके बट्टा में अगर डी दोगे तो यहाँ पे भी डी देना पड़ेगा, तो वही ये इक्वेशन है ना। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। न्यूट्रल एक्सिस का लिमिटिंग डेप्थ कितना है, तो वो निकालने के लिए मतलब मैक्सिमम, मतलब एक्चुअली एक्सिस कैसे करता है, जो स्ट्रेस डायग्राम फॉर्म होता है उसमें तो एक्चुअल ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, ये जो है ये आपको जो दिख जो रहा है ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं, ये है ANA, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को निकालेंगे, एक्सयू तो मेरा निकल गया, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना। वो मेरा क्या था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ था। ध्यान रखना, इसको लिख लेना, ये क्या था, एक्स यू मेरा था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ था, है ना। अब ये जो है ANA, ये मेरा क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, दैट इज एक्स यू मैक्स। करेक्ट, एक्स यू मैक्स, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल है, जियोमेट्री का एप्लीकेशन है। अगर ये 0.0035 है, देख लो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बराबर है कि नहीं है, ऑब्वियसली बराबर है, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से। अगर इसको लेंगे तो हमारा डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, वही लिए हैं। अगर इसको लेंगे तो हमारा डिस्टेंस इतना दूर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वही लिए हैं। अब इसको सॉल्व किए तो एक्स यू मैक्स बाई डी, तो मेरा इक्वेशन आ गया, मेरा देख लो इक्वेशन आ गया मेरा, इसको देख लेना, बहुत ईजी सॉल्यूशन है। सो एक्स यू मैक्स बाई डी इक्वल्स 0.0035, है ना, 0.0035 प्लस, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको नोट कर लेना। वो मिस्टेक क्या है, इसमें 0.0035 ऐड करोगे तब होगा करेक्ट, है ना। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये चीज़ मेंशन कर लेना, यहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ तो वो मैं बता दिया आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। नहीं तो बाद में बोलोगे सर उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, है ना। ओके, 0.87 और वी कैन से ES प्लस 0.0055, है ना। ये मेरा इक्वेशन हो गया। इसको अगर जोड़ोगे इसमें तो ये क्या हो जाए, और अगर फिर से अगर कन्फ्यूजन है, फिर भी कन्फ्यूजन है, तो देख लो एक्स यू मैक्स बाई डी इक्वल्स टू 0.0035 डिवाइडेड बाय, इसमें मैं कितना बोला था ऐड करने, 0.0035 ऐड करने, तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया इतना इक्वल्स टू 0.0035 डिवाइडेड बाय एक्स यू मैक्स बाई डी इक्वल्स टू 0.87 बाई
ES/FY प्लस इसको और इसको जोड़ोगे, है ना, तो आ जाएगा 0.0055, है ना। क्लियर। तो ये इक्वेशन मेरा जो है, ये इक्वेशन जो है मेरा, ये इक्वेशन फाइनल एक्सप्रेशन है ना, ध्यान रखना, ये फाइनल एक्सप्रेशन है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.00, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, घबराना तो है नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे 0. सेम चीज़ यहाँ पे प्लस रखोगे 0.0055, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब क्या करोगे, ES का वैल्यू तो पता है, ES का वैल्यू पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। FY का वैल्यू जैसे जैसे होगा 250, ये क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है, 250, तो यील्ड स्ट्रेस इसका 250, FE 415, तो यील्ड स्ट्रेस 415, है ना। अब इसका वैल्यू जैसे ही FY का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 250 के लिए माइल्ड स्टील के लिए XU/D का वैल्यू कितना है 0.53, 415 के लिए 0.48 और इसके लिए 0.46, है ना, XU/D का वैल्यू। करेक्ट। सो अगले क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू को आप लोग सही कर लीजिए, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू होगा 0.0055, क्या है 0.0055, करेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगले दिन हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद बैलेंस सेक्शन, अंडर ओवर, लिमिट स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि मैं वीडियोज़ में ये बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोला हूँ। तो होप आप लोग अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।